नेक्स्ट क्वेश्चन है 4A और 4A के अंदर आपको देखिए काफ़ी बड़ा है और टोटल इनकम आपको निकालनी है इस केस के अंदर राघव की। अब देखते हैं हम लोग, पहला क्या है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर राघव। राघव क्या है, 56 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस बताए इन्होंने और अपने को टोटल इनकम इसमें निकालनी है। अब फर्स्ट है, राघव ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टीज इन मुंबई। 2 हाउस प्रॉपर्टीज के पास मुंबई में है। द डिटेल्स ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आर एज अंडर। एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक है लेट आउट। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो एनुअल वैल्यू हो जाती है नील और एक डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज क्या 2 लाख। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ दी प्रॉपर्टी 3,50,000 है, तो यहाँ डिडक्शन मैक्सिमम मिलेगा 2 लाख रुपए का, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन है, ये 80C के अंदर क्या हो जाएगा, क्वालिफाई करेगा, पर मैक्सिमम डिडक्शन 80C में रीपेमेंट ऑफ लोन का कितना होता है, 1,50,000 रुपये होगा। लेट आउट प्रॉपर्टी है दूसरी, रेंट आ गई 60,000 रुपये पर मंथ, 12 महीने के लिए रेंट आ जाएगी। जो भी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है पूरा डिडक्शन इसमें एडमिसिबल होगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं वो नहीं मिलेंगे और पे ही नहीं किया तो नहीं मिलेंगे और 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन एडमिसिबल होगा। तो ये देखिए, तो पहला हो गया केस। दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। मिस्टर राघव हैड अ हाउस इन दिल्ली, दिल्ली में हाउस है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10-11 ही हैज ट्रांसफर्ड द हाउस टू मिस वेमिका, डॉटर ऑफ हिज सिस्टर। अपनी बहन की बच्ची को ट्रांसफर किया विदाउट एनी कंसिडरेशन। हाउस वुड गो बैक टू मिस्टर राघव आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ मिस वमिका। तो ये इररिवोकेबल ट्रांसफर हो गया, क्योंकि अगर कोई आप ट्रांसफर करते हो जो कि विच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी या ट्रांसफरी, तो इररिवोकेबल होता है। एंड ट्रांसफर वॉज मेड विद अ कंडीशन, पर एक कंडीशन एक और लगा दी इसमें, द 10% ऑफ द रेंटल इनकम फ्रॉम सच हाउस शेल बी पेड टू मिसेस राघव। अब यहाँ ये कंडीशन है कि 10% जो रेंटल इनकम आएगी वो किसको दे दी जाएगी, मिसेस राघव को दे दी जाएगी। तो टू दैट एक्सटेंट क्या है, ये राघव का अधिकार हो गया एक तरह से उस इनकम को लेने का। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये इनकम किसके पास आ रही है, राघव के पास आ रही है। तो जो ये इसकी इनकम स्पाउस को मिल रही है, ये मान लिया जाएगा कि ये इसने क्या है, असेट्स ट्रांसफर किए हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस। तो ये जो इनकम अराइज होगी 5,50,000 का 10% यानी 55,000 रुपए, ये क्या हो जाएगी, क्लब कर दी जाएगी मिस्टर राघव के हैंड्स में। उसके बाद क्या है, राघव रिसीव्स द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम मिस्टर मेजर्स एम प्राइवेट लिमिटेड। एम प्राइवेट लिमिटेड से इनकम मिल रही है 7.5 लाख रुपए। तो इसको क्या मिले हैं, डिबेंचर से मिले हैं, तो ये तो खुद के ओन इन्वेस्टमेंट है, उससे मिल रहे हैं। सैलरी मिल रही है 3,50,000 रुपए एम प्राइवेट लिमिटेड से, पर इसके पास कोई एडिक्वेट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है जितनी सैलरी इसको मिल रही है। और इसमें क्या हो रहा है, देखिए मिसेस राघव का 2% है होल्डिंग और 98% उसके ब्रदर की है। तो इसमें मिसेस राघव का एक तरह से क्या हो गया, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया, मिसेस राघव का क्या हो गया, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और रेम्यूनरेशन मिल रहा है मिस्टर राघव को फ्रॉम अ कंसर्न इन विच द इंडिविजुअल से स्पाउस, यहाँ पे उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये किसमें क्लब हो जाएगा, ये रेम्यूनरेशन क्लब्ड होगा इन हैंड्स ऑफ मिसेस राघव। ये मिसेस राघव के हैंड में जाके क्लब हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां रिलेटिव का मतलब क्या होता है, खुद स्पाउस या अलोंग विद रिलेटिव। तो रिलेटिव में हो गया ब्रदर सिस्टर, लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट, और मतलब ब्रदर एंड सिस्टर हो गया। एंड इंडिविजुअल के इस केस में इसके स्पाउस आ गया, ब्रदर एंड सिस्टर आ गया, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट। इसलिए मिसेस राघव का यहाँ पे क्या हो गया है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। फिर है मिस्टर एंड मिसेस राघव फॉर्म्स अ पार्टनरशिप फर्म विद इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स। राघव ट्रांसफर्ड 1 करोड़ टू सच फर्म
and firm had no income or expense other than interest, received 9 lakhs from such fixed deposit. Firm distributed the entire surplus to Mr. and Mrs. Raghav at the end of the year. तो एक FDR करा ली है इन्होंने, फर्म में पैसा ट्रांसफर करके एक क्या करा ली, FDR करा ली, और 9 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है. तो यदि कोई जैसे यहाँ मिस्टर राघव ने ये 1 करोड़ रुपए दिए हैं, तो ये बेनिफिट किसी पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कोई अमाउंट ट्रांसफर किया जाए और फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट ऑफ स्पाउस, तो वो भी क्या हो जाएगा, इनकम क्लब हो जाएगी. तो यहाँ पे 9 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है एंटायर सरप्लस टू मिस्टर एंड मिसेज राघव एट द एंड ऑफ द ईयर. तो एक तरह से ये क्या है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर माना जा रहा है. ठीक है, ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर यहाँ पे माना जा रहा है. किसको, जो स्पाउस को इनडायरेक्टली ये ट्रांसफर किया हुआ माना जा रहा है. ठीक है, अब बात ये आती है कि इस अमाउंट पे फर्म को टैक्स देना पड़ेगा. फर्म को इस अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा. तो फर्म ने टैक्स दे दिया होगा, तो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट ही मिल रहा है आपको, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ही मिल रहा है एक तरह से. शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है. शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म इज क्या, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. तो हम यही प्रिजम्पशन लेते हैं कि 9 लाख रुपए पे तो फर्म ने टैक्स ऑलरेडी दे ही दिया है जो इंटरेस्ट उसने अर्न किया है. इसलिए अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का, एक तरह से प्रॉफिट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म विल बी व्हाट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. फिर है राघव होल्ड्स प्रेफरेंस शेयर्स इन के प्राइवेट लिमिटेड. ही इंस्ट्रक्टेड द कंपनी टू पे डिविडेंड्स टू मिस गीतांशी, डॉटर ऑफ हिज सर्वेंट. ठीक है, द ट्रांसफर इज इरिवोकेबल. अब इसने कंपनी को इंस्ट्रक्ट किया कि डिविडेंड दे दे, किसको, डॉटर को ऑफ सर्वेंट, और इरिवोकेबल है फॉर लाइफ टाइम ऑफ द गीतांशी. ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय गीतांशी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 इज व्हाट, 13 लाख रुपए. अब देखिए जो डिविडेंड मिल रहा है, एक तरह से ये जो डिविडेंड मिल रहा है, यहां पे शेयर्स तो किसके पास है, शेयर होल्डर तो क्या है, राघव ही है अभी भी. और यहां इनकम ट्रांसफर की है. भले ही से आपने इनकम ट्रांसफर करी है, चाहे रिवोकेबल हो या इरिवोकेबल असेट्स लेने का अधिकार हो या नहीं हो, इट इज ओनली ट्रांसफर ऑफ इनकम. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इनकम हुई है, भले ही से असेट्स वापस लेने का अधिकार, असेट ट्रांसफर ही नहीं हुए. तो ये इनकम क्या हो जाएगी, ये इनकम क्लब हो जाएगी किसमें जाके, मिस्टर राघव के हैंड्स में जाके इनकम क्या है, क्लब हो जाएगी. पहले तो डिविडेंड के रिलेशन में क्या है, आपको एग्जेम्पशन मिल रहा था 115 BBDA के अंदर. असेसमेंट ये 21-22 ऑनवर्ड ये एग्जेम्पशन नहीं मिलता है. पूरा का पूरा डिविडेंड ही क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है किसके हैंड्स में, शेयर होल्डर के हैंड में. अदर इनकम है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, और कैश गिफ्ट मिली है फ्रॉम डॉटर ऑफ हिज सिस्टर, यानी सिस्टर की डॉटर से इसको मिली है. डॉटर को मिलती, डॉटर ऑफ सिस्टर को मिलती तब तो क्या हो जाती, डॉटर के हैंड्स में वो क्या हो जाती, एग्जेम्प्ट हो जाती. परंतु क्या है, ये तो इसको उल्टी गिफ्ट मिल गई है, तो ये गिफ्ट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल होगी. तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने बनाया है, और अपन इसकी क्या है कंप्यूटेशन कर लेते हैं, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राघव की. तो देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राघव. ये क्या है, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राघव. देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं. एक तो देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, उसमें तो एनुअल वैल्यू हो गई नील, उसमें एनुअल वैल्यू हो गई नील, और एक डिडक्शन मिल गया इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का. ठीक है, और वहां शायद कितना आ रहा है वहां पे 3.5 लाख आ रहा है, 2 लाख रुपए का ये मिल जाएगा.
मैक्सिमम ऑफ 2 lakhs। ठीक है, दूसरी आ गई आपके क्या, लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी, यहां पे लेट आउट प्रॉपर्टी है और रेंटल इनकम आ रही है 60,000 रुपये। ये GAV हो गई 60,000 इंटू 12, 7,20,000 लेस म्यूनसिपल टैक्सेस पेड। ये कुछ पे किए नहीं है आपने, तो बच गए क्या 7,20। ये NAV हो गई, लेस एक हो जाएगा आपके क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन या स्टेटवरी अलाउंस बोल लो, कितनी आ गई है 30% ऑफ NAV। 30% ऑफ NAV 7,20,000 का 30% हो गया 2,16,000। और एक यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आ गया कितना, यहाँ पे जो लिमिट है कुछ है नहीं ऐसी, तो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये हो गए आपके 4,000 रुपये, तो ये हो गए 7,16,000, 4,000 ये हो गए। ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई 1,96,000 नेगेटिव के। उसके अलावा देखिए, ये जो रेंटल इनकम स्पाउस को मिली, रेंटल इनकम टू द एक्सटेंट रिसीव्ड बाय स्पाउस, ये मानते हैं कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट अपने को मिल रहा है। 5,50,000 का 10% अपन ने कहा था 55,000 रुपये। ठीक है, ये 55,000 रुपये ये भी क्लब हो जाएगा इसमें। उसके अलावा देखिए आगे, आगे क्या आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आ रहा है अदर सोर्सेज में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये आ रहा है कितना, 7.5 लाख रुपए का। ठीक है, और ये जो रेम्यूनरेशन है फ्रॉम कंसर्न इन विच स्पाउस है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन फ्रॉम कंसर्न जहां पे स्पाउस हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, वो क्या होगा, क्लब्ड इन हैंड्स ऑफ मिसेस राघव। ये राघव के हैंड में क्लब होगा, इसको नहीं मिल, इसके लिए नहीं होगा क्योंकि स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ रहा है इस कंसर्न में और इसके पास एडिक्वेट क्वालिफिकेशन नहीं है, तो सैलरी इनकम इसकी नहीं रहेगी। फिर अब ये देखिए, मिस्टर एंड मिसेस राघव फॉर्म्स अ पार्टनरशिप फर्म विद इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स। मिस्टर राघव ट्रांसफर्ड 1 crore to such firm. Firm had no income and expense other than interest 9 lakh rupees received from such fixed deposit. Firm distributed the surplus. अब ये तो शेयर ऑफ फर्म को टैक्स देना पड़ेगा, तो एक आ गया शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म, फ्रॉम फर्म इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10(2)(a). ये एग्जेम्प्ट हो गया, तो ये क्लब होगा नहीं, एग्जेम्प्ट इनकम क्लब कर लें तो भी। उसके अलावा देखिए, जो हम बात कर रहे हैं, जो डिविडेंड है, ये एक डिविडेंड फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर्स है, डिविडेंड फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर्स है। ये ट्रांसफर ऑफ इनकम, ये ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, ये सेक्शन 60 में आ गया, ये सेक्शन 60 के अंदर आ गया। ये आ रहा है आपके 13 लाख रुपए, एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 115 BBDA 10 लाख तक।
डिविडेंड मिल रहा है आपको 3 लाख रुपए, ये इसमें इंक्लूड हो गया। उसके अलावा देखिए अदर इनकम है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ये 2 लाख रुपए आ गए। उसके अलावा देखिए कैश गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम डॉटर ऑफ हिज सिस्टर, कैश गिफ्ट फ्रॉम सिस्टर्स डॉटर, सिस्टर्स डॉटर डू नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ रिलेटिव, तो ये टिक टेबल हो जाएगी, ठीक है, 75,000 रुपये। उसके अलावा देखिए ये हो गया हमारा पॉइंट अदर इनकम के, ये वाला हो गया, ये भी हो गया, ये वाले कंसिडर कर लिया अपन ने, ये कर लिया। उसके अलावा ये हो गया और ये। अब अपने को डिडक्शन ले लीजिए, डिडक्शन क्या मिल गया, ये जीटीआई आ जाएगी एक तरह से, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1,50,000 का मिल जाएगा, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन का मैक्सिमम, और एक आ जाएगा आपके 80TTA 10,000 रुपये, ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, ठीक है। तो ये जीटीआई आ गई आपकी कितनी, देखिए 196 नेगेटिव के, $55,000 पॉजिटिव, ये आ गए, और 7.5 लाख रुपए ये शेयर, प्लस 7.5, उसके बाद 3 लाख ये, 2 लाख ये, 75,000 ये, 1184। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा आप, 55 प्लस 7,50,000 8,05,000 हो गया, 8 लाख एंड 11,05,000 एंड 11 एंड 2 13,05,000, 13,80,000 माइनस 1,96,000, 1184 ये आ गया, माइनस 150 और माइनस 10,000, यानी 10,24,000 आपकी क्या आ गई, ये आ गई आपकी टोटल इनकम, ठीक है। प्रिजम्पशंस लिए हमने, उसके हिसाब से अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट देख लीजिए, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस गिविंग रीजंस इन लाइट ऑफ द relevant provisions for your conclusion. Attempt any two of the following three parts. Rajpal took a land on rent from Shilpa. शिल्पा से राजपाल ने लैंड रेंट पे ली, ठीक है। राजपाल ने कितना रेंट दे रहा है, 10,000 रुपये इसको, फिर इसको सबलेट कर दिया, लैंड को सबलेट कर दिया, किसको, मनीष को। और मनीष क्या कर रहा है, इस पे यूज कर रहा है लैंड फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ये 11,500 में सबलेट किया है। मनीष इसको यूज कर रहा है किसके लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए। तो मनीष की जो इनकम डिराइव हो रही है, इनकम वो डिराइव हो रही है किससे, मनीष इज बेसिकली यूजिंग द लैंड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। मनीष की जो इनकम आ रही है वो एग्रीकल्चर इनकम है, वो क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। और अगर कोई रेंट और रेवेन्यू विच इज डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड सेम इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, रेंट हो या रेवेन्यू हो, डिराइव्ड फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, वो क्या होती है, वो आपकी क्या कहलाई जाती है, एग्रीकल्चर इनकम कहलाई जाती है। अब यहां ओनरशिप ऑफ लैंड की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो जो रेंटल इनकम मिलेगी राजपाल को, जो कि लैंड यूज किया जा रहा है किसके लिए, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए,
तो फिर वो रेंटल इनकम क्या हो जाती है, इसके लिए एग्रीकल्चरल इनकम होगी। और जो एग्रीकल्चरल इनकम है सेम इज व्हाट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जो एग्रीकल्चर इनकम ही एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो इसमें जो इसको एक्सपेंडिचर का कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। सिंस एग्जेम इनकम इज क्या, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो जो 10,000 रुपये का रेंट डिडक्शन, जो रेंट डिडक्शन है, कैन नॉट बी क्लेम्ड। फिर ये इसके रिलेशन में रेंट डिडक्शन इसको एडमिसिबल नहीं होगा। परंतु जब हम रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम की बात करते हैं, तो अगर कोई रेंट मिल रही है आपको, रेंट या रेवेन्यू मिल रहा है फ्रॉम लैंड, ठीक है, और वो यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, तो इसकी जो कंप्यूटेशन होती है, रूल्स ये बताते हैं कि भाई आपको ये कंप्यूटेशन जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कंप्यूटेशन करते हो आप, वैसे करनी होती है। तो अगर आपने कोई लैंड की सबलेट किया है, अगर आपने लैंड सबलेट किया है, तो उस केस के अंदर जो रेंटल इनकम आप पे करते हो, रेंटल इनकम जो आप क्या है पे कर रहे हो, उसका डिडक्शन क्या हो जाता है, एडमिसिबल होता है। तो एक व्यू पॉइंट ये है कि आप जो रूल्स के अनुसार इसकी कंप्यूटेशन करेंगे इनकम की, तो फिर 11,500 रुपये आपकी जो रेंट रिसीव हुई है में से 10,000 रुपये का डिडक्शन लेने के बाद जो 1,500 रुपये की इनकम है, एक तरह से ये आपकी 18,000 रुपये क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। पूरी की पूरी वो इनकम नहीं मानी जाएगी, ये 18,000 रुपये आपकी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। 11,500 रुपये की तो आपको रेंट मिली है, 10,000 का आपने पेमेंट किया है, तो वो कह रहे हैं कि जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के नियम है वो सारे के सारे यहाँ अप्लाई किए जाते हैं जब हम रूल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम की बात करते हैं। तो ये जो 1,500 रुपये पर मंथ है इंटू 12 यानी 18,000 रुपये, ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, ना कि क्या पूरी की पूरी जो रेंट आपको 11,500 रुपये मिल रही है पर मंथ। तो फंडामेंटली जब हम रूल्स के हिसाब से करेंगे तो ये इनकम आपकी क्या है, डिडक्शन देने के बाद ये बची हुई जो इनकम है वो क्या कहलाई जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम कहलाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मिस्टर प्रथम एनआरआई है। मिस्टर प्रथम क्या है, एनआरआई है। रिसीव्ड अ सम ऑफ रुपीज 1,14,000 फ्रॉम मिस्टर राकेश। प्रथम को क्या मिले, 1,14,000 रुपये मिले, किससे, राकेश से। प्रथम है एनआरआई, एनआरआई है, इनको 1,14,000 रुपये मिले, किससे, राकेश से। ठीक है, राकेश रेजिडेंट है इंडिया में, और अमाउंट वाज पेड टू प्रथम ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी ये एक तरह से रॉयल्टी का पेमेंट किया गया है, रॉयल्टी का पेमेंट किया गया है राकेश के द्वारा प्रथम को। डेवलप्ड बाय प्रथम, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाज डेवलप्ड बाय प्रथम इन सिंगापुर। ये सिंगापुर में किया गया था प्रोसेस, और राकेश ने इसको यूज किया है फॉर बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम दुबई। तो अगर क्या है, रॉयल्टी इज पेएबल बाय कौन, रेजिडेंट, विल बी डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया, एक्सेप्ट कब नहीं मानी जाती, व्हेन सेम इज पेएबल फॉर राइट्स यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया या अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया। तो अगर ये 1,14,000 रुपये इज पेड आउटसाइड इंडिया, ये आउटसाइड इंडिया ही पे किए गए हैं, एक्रू भी ये क्या हो रहे हैं, एक्रू और अराइज भी हो रहे हैं क्या, आउटसाइड इंडिया, तो फिर ये एनआर के एंड्स में, नॉन रेजिडेंट इंडियन के एंड्स में ये रॉयल्टी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। पर अगर ये 1,14,000 रुपये प्रथम को इंडिया में रिसीव हो गए तो बात अलग है, अदरवाइज वोंट बी टैक्सेबल। फिर देखिए, नेतराम ग्रोज पैडी ऑन लैंड, ही देन एम्प्लॉयज द मैकेनिकल operations on grain to make it fit to sale in market, like removing of hay and chaff from grain, filtering the grain, and finally packing the rice in gunny bags. He claims that the entire income earned by him from sale of rice is agriculture income and not liable to
इनकम टैक्स सिंस पैडी एज ग्रोन ऑन लैंड इज नॉट फिट टू बी टेकन। तो जो भी प्रोसेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे परफॉर्म किया जाता है, जो भी प्रोसेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे परफॉर्म किया जाता है, चाहे मैकेनिकल हो या अदरवाइज हो, ठीक है, जो भी प्रोसेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे परफॉर्म किया जाएगा बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड टू रेंडर द प्रोड्यूस रेज फिट टू बी टेकन टू मार्केट, टू रेंडर द प्रोड्यूस रेज फिट टू बी टेकन टू मार्केट, तो फिर वो क्या कहलाई जाती है, एग्रीकल्चरल इनकम कहलाई जाती है। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेशंस वो कैरी आउट कर रहे हैं, पैडी एसेज मार्केटेबल नहीं है, तो उसको क्या है, मार्केटेबल बनाने के लिए जो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, दैट विल बी रिगार्डेड एज व्हाट, द एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, तो ये सब जरूरी है उसको मार्केट करने के लिए। तो फिर क्या है, ये प्रोसेसेस एग्रीकल्चरल इनकम के एम्बिट में आएंगे। ये इनकम टैक्स से रिलेटेड हमने जो प्रोविजंस हैं, जो पेपर आया जनवरी 21 एग्जाम्स के अंदर, उसको डिस्कशन किया है।